हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अल्टरनेटिंग करंट के पीवाईक्यूज देखेंगे और एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों। आप एक बात देखेंगे, यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम 2011 के अंदर आई हुई है एपीएमटी के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे बेटा ये किस कंसेप्ट से है, तो एसी वोल्टेज टू ए रसिस्टर। आप एक बात देखेंगे, जब हम किसी रसिस्टर से एसी रसिस्टर पर एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जब हम बच्चों किसी रसिस्टर पर एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज जो है यहाँ पर कितना होता है, V इक्वल टू, अगर V नोट साइन ओमेगा टी वोल्टेज है तो I इज इक्वल टू होता है बच्चा I नोट साइन ओमेगा टी। और रसिस्टर के अंदर याद रखना वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस के अंदर होता है बच्चा। एक बात और रिवाइज करवा देता हूं बच्चों में, वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है V नोट डिवाइडेड बाई रूट टू एंड आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है I नोट डिवाइडेड बाई रूट टू। उसके बाद अगर हम वी एवरेज के बारे में बात करें, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज के बारे में बात करें तो ये कितना होता है बेटा, 2 V नोट डिवाइडेड बाय पाई फॉर हाफ साइकिल एंड दिस इज डिफाइंड फॉर द कंप्लीट साइकिल टी। अब आप एक बात देखेंगे, यहाँ पर सामने वाले ने क्या बोल रखा है, एक आपको ग्राफ दे रखा है और आरएमएस वैल्यू बोली है आपको फाइंड करने की पोटेंशियल के लिए। किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली, कौन सी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली है बेटा, आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली है पोटेंशियल की। अब आप एक बात देखेंगे कि इसमें मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, देखिए बच्चों कैसे करेंगे। आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आरएमएस का स्क्वायर लीजिए। आप यहाँ पे पहले स्क्वायर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चा, आप वी नोट के लिए निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वी नोट का स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई करेंगे टी बाई टू से, मतलब उसका एवरेज लेंगे हम। एवरेज लेने के लिए क्या करते हैं बेटा, हमेशा याद रखना अपन एरिया निकालते हैं। मैंने वी नोट का स्क्वायर और इंटू टी बाई टू करा, इसका एरिया निकाला, प्लस दूसरे वाले पार्ट का एरिया कितना है बेटा 0 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है बेटा टी, तो टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, टी से टी यहां पर कैंसिल हो गया। अगली स्टेप में वी आर एम एस इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, अंडर रूट ऑफ वी नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे तो वी नोट डिवाइडेड बाय रूट 2 आएगा। वी नोट डिवाइडेड बाय रूट 2 विल बी द करेक्ट आंसर। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, आप इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर बहुत कम समय में आ जाएगा। अगर आप इंटीग्रेशन वाली मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा समय लगेगा। एक प्रॉब्लम और दे रखी है बच्चों यहाँ पर, IRMS और आई नोट के बीच में। प्रॉब्लम क्या है बच्चों, आप देखिए 1994 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये इसका फॉर्मूला ही होता है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। क्या फॉर्मूला होता है, IRMS इज इक्वल टू आई नोट डिवाइड बाई रूट टू, जो कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया। एक यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव पूछा है बेटा 1994 के अंदर ऐसी से ही, 2 केबल्स ऑफ कॉपर आर ऑफ इक्वल लेंथ। 2 केबल्स है कॉपर की जिनकी लेंथ इक्वल है। One of them has a single wire of cross section A while other has 10 wires of cross section A by 2। मतलब एक के तो जो है क्या कहते हैं सिंगल वायर है और दूसरे के जो है ऐसे 10 वायर हैं A by 10 के, ठीक है। गिव देयर सुटेबिलिटी फॉर ट्रांसपोर्टिंग AC एंड DC। AC एंड DC के लिए क्या सुटेबल रहेगा आपको ये बताना है। ओनली मल्टीपल स्ट्रैंड्स फॉर AC आइदर फॉर DC। ओनली मल्टीपल स्टैंड्स फॉर एसी आइदर फॉर डीसी, मतलब दोनों में ही बैठ सकता है बेटा। यहाँ पर एसी के लिए भी बैठ सकता है, ये डीसी के लिए भी बैठ सकता है, दोनों के अंदर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बात बता दूं मैं आपको, एरिया वगैरह से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा चार्ज सरफेस पे फ्लो होता है। आप इसमें डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन देखकर टिक कर सकते हैं बच्चों। एक और कंसेप्ट है बेटा, एसी वोल्टेज टू इंडक्टर। हमने यहाँ पर एक इंडक्टर बनाया और इसको एसी वोल्टेज से कनेक्ट किया। अब आपको मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा बच्चों के, सपोज करो कोई इंडक्टर है और एसी वोल्टेज है V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, तो आपको बताना चाहूंगा बच्चा कि इसमें जो करंट आएगा वो आता है I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। आप देखेंगे करंट से EMF पाई बाई टू आगे है। तो एक बात समझ जाइएगा बच्चा, इंडक्टर के अंदर, प्योर इंडक्टर के अंदर पोटेंशियल लीड करता है। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप, IPL इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। इंडक्टर में बच्चों पोटेंशियल लीड करता है और किस एंगल से लीड करता है, फेज एंगल पाई बाई टू से लीड करता है। अच्छा, यहां पर ये जो आई नोट आता है बच्चों, ये आई नोट वी नोट डिवाइडेड बाय एक्सएल क्या होता है, और एक्सएल होता है बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल क्या होता है बच्चा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है ना बच्चा। एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ओमेगा एल के बराबर होती है। अब हम यहां पे देखेंगे, ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब। सेल्फ इंडक्टेंस एल को हमने बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बल्ब भी है, ठीक है, एसी सोर्स के साथ, ठीक है बेटा।
अब आपसे बोला गया है ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस व्हेन, कब बल्ब की ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। पहला आपसे बोला है कि एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए तब, इज इंक्लूडेड इन द सेम सर्किट, ए कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी इक्वल टू एक्सएल इज इंक्लूडेड इन द सेम सर्किट। मतलब पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, देखिए बेटा क्या चाहता है वो, एक एलआर सर्किट के अंदर इंडक्टर है, बल्ब मतलब क्या, रेसिस्टर है, एक एलआर सर्किट के अंदर सामने वाला ये चाहता है कि आप इन चारों ऑप्शन में से कोई एक अच्छा ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए जो कि हमें यह बताए कि किस केस के अंदर बल्ब की ग्लो डिक्रीज हो जाए, बल्ब की ग्लो क्या हो जाए बच्चा, डिक्रीज हो जाए, बल्ब की ग्लो डिक्रीज होनी चाहिए इन चारों में से किस केस के अंदर। तो आप एक बात देखिए, पहले ऑप्शन में सामने वाला बोल रहा है कि हम यहां पर एक कैपेसिटर और लगा दें। बच्चा कैपेसिटर लगाने से क्या होगा आप मुझे बताइए, कैपेसिटर लगाने से आप एक बात देखिएगा, एक और कैपेसिटर आ जाएगा तो यहां पर इसका Z कम हो जाएगा, बिकॉज हम जानते हैं Z इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और Z कम होने से I बढ़ जाएगा, और I बढ़ने से आप एक बात देखिए इसका ग्लो तो और बढ़ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहां पर बेटा पूरी तरीके से गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, अन आयरन रोड इज इंसर्टेड इन द कोइल, अगर हम इस कोइल के अंदर एक आयरन रोड इंसर्ट कर देते हैं, देखिए बेटा एक आयरन रोड इंसर्ट कर दी, आप एक बात देखिएगा अगर हम इस कोइल के अंदर आयरन रोड इंसर्ट करेंगे तो यहां पर और ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, और ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होने से क्या होगा बच्चा, और ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होने से यहां पर इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगा और पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब एसी वोल्टेज का ज्यादा वोल्टेज यहां पर गिरेगा। अब आप एक बात देखिएगा, एसी वोल्टेज का वोल्टेज फिक्स होता है, अगर उसका ज्यादा वोल्टेज यहां पर गिर जाएगा तो यहां पर कम वोल्टेज बचेगा, और यहां पर कम वोल्टेज बचेगा बेटा तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर के अकॉर्डिंग, अगर वी डिक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली पावर भी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट बैठ सकता है। ठीक है बच्चों, अगला ऑप्शन रीड करने की कोई यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं बैठती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक और देखेंगे, द करेंट आई इन द एसी सर्किट विद द इंडक्टेंस कॉइल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द ग्राफ गिवन बिलो, मतलब किसी इंडक्टर के अंदर, बेटा इंडक्टर चल रहा है, किसी इंडक्टर के अंदर करंट में वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, करंट में वेरिएशन आ रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा, करंट चेंज होगा इंडक्टर के अंदर तो क्या होगा बेटा, वही फ्लक्स वगैरह सारी वो की वही बातें हैं। अब आप एक बात देखिएगा, आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ गिव्स द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद टाइम, मतलब सामने वाले ने आपसे बोला है कि कोई एसी सर्किट है उसमें सामने वाले ने आपको आईटी ग्राफ दे दिया और वीटी ग्राफ पूछा है। इंडक्टर में क्या बोला है बेटा, किसी एसी सर्किट के अंदर सामने वाले ने आपको इस गिवन प्रॉब्लम में आईटी ग्राफ दे दिया है और वीटी ग्राफ पूछ लिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, आईटी ग्राफ दे दिया और वीटी ग्राफ पूछ लिया है तो हम जानते हैं इंडक्टर के अंदर पोटेंशियल लीड करता है बाय फेज एंगल पाई बाय 2। यहां पर आप एक बात देखिए, इंडक्टर के अंदर पोटेंशियल जब करंट जीरो होगा तब, इंडक्टर के अंदर जब करंट जीरो होगा तब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। चारों ग्राफ के अंदर कौन सा ग्राफ बता रहा है, फर्स्ट वाला, कि तब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा पाई बाय 2 से, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहां पर बच्चों करेक्ट हो जाएगा। कंसेप्ट कौन सा लग गया, इंडक्टर के अंदर पोटेंशियल लीड करता है बाय फेज एंगल पाई बाय 2। एक और प्रॉब्लम नीट 2020 के अंदर है, ये वाला कंसेप्ट है बेटा, एसी वोल्टेज टू ए कैपेसिटर। क्या मतलब होता है बेटा, जब हम किसी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स के साथ तो क्या स्थिति बनती है, मैं आपको बता देता हूं। वोल्टेज सपोज करो V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी है, तो यहां पर इस केस में करंट की इक्वेशन आती है I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आप एक बात देखिए, यहां पर इंडक्टर के अंदर करंट लीड कर रहा है बाय फेज एंगल पाई बाई 2, यानी कि CCL याद रखना है। कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है बाय फेज एंगल पाई बाई 2। अच्छा एक बात और बता दूंगा, आई नोट होता है बेटा वी नोट डिवाइडेड बाय एक्सी के बराबर, और एक्सी की वैल्यू होती है बेटा 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर। ठीक है, ये इंडक्टर कैपेसिटर से रिलेटेड है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। अब आपसे प्रॉब्लम में क्या बोला है, कैपेसिटर है जो कि इतने वोल्ट से कनेक्टेड है, इतने हर्ट्ज सप्लाई दे रखी है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछा है। हम जानते हैं बेटा आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आई आरएमएस इज इक्वल टू वी आरएमएस डिवाइडेड बाय जेड। अब जेड का मतलब ही नहीं है, यहाँ पे कैपेसिटर है तो क्या करेंगे हम एक्सी कर देंगे। ठीक है, अब आपको वी नोट कितना दे रखा है बेटा, तो वी नोट दे रखा है 200, मैंने इसको √2 से डिवाइड कर दिया। एक्सी की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर। ठीक है, 200 डिवाइडेड बाय √2, ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा सामने वाले ने यहाँ पर, तो 2 पाई
इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बेटा 50 हर्ट्ज, इंटू कैपेसिटेंस कितना दे रखा है बेटा 40 इंटू 10 की पावर -6। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, कितना बैठेगा ये देखेंगे अपन। 203040, 203040, ये कटा बस यहाँ पे -2 बचा। ठीक है, अब आप और आगे देखिएगा 2 इंटू 2 4, ठीक है 2 इंटू 2 4, 5 4 जा 20 और 20 40 80, 80 बाय √2 इंटू 10 की पावर -2, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 40 √2 इंटू 10 की पावर -2, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 40 √2 मतलब 14, 14 4 जा कितना होता है बच्चा 28 56, ठीक है 56, और यहाँ पे जो है 2 जीरो इधर आ जाएंगे तो कितना बैठ सकता है बच्चा ये, अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो 2 पाई से भी मल्टीप्लाई कर, अच्छा एक पाई और साथ में है बच्चा, एक यहाँ पर पाई भी साथ में है बेटा, अपन ने पाई लिया नहीं है, एक पाई और मल्टीप्लाई में इंटू 10 की पावर -2, ठीक है ना बेटा। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे कितना बैठेगा, तो 56 को 3 बार करेंगे तो लगभग ये मान के चलिए आपके 150 से ऊपर आएगा, 160 के समथिंग, और 160 के समथिंग को अगर अपन यहाँ पे करेंगे तो 1.6 के आसपास बैठना है, मतलब 1.6 1.7 के आसपास बैठना है, मतलब इस हिसाब से हम ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट कर देंगे बच्चों। देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट बैठ रहा है। अब इसके बाद नीट 2016 में वापस एक प्रॉब्लम आई हुई है, वही आपको यहाँ पर एक वोल्टेज दे दिया है VT इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी अप्लाइड हो रहा है किसी कैपेसिटर पे। जैसे ही सामने वाले ने ये दे रखा है, अपन जानते हैं CCL के कैपेसिटर में करंट लीड करता है, मतलब वोल्टेज से π/2 एंगल ऐड करेगा, और π/2 एंगल ऐड करेगा मतलब कि I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। कितना होगा बेटा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो अपन क्या जानते हैं, करंट लीड दी वोल्टेज बाय π/2, करंट लीड दी वोल्टेज, क्या बोल रहे हैं बेटा, देखिए यहाँ पे क्या करंट I इज इन द फेज विद वोल्टेज, तो गलत हो गया फर्स्ट ऑप्शन। करंट लीड दी वोल्टेज बाय 180 डिग्री, ये भी गलत हो गया। करंट लेग्स दी वोल्टेज बाय π/2, ये भी गलत हो गया। और ए फुल साइकिल ऑफ कैपेसिटर C डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स, पूरी साइकिल के अंदर कभी भी कैपेसिटर को एनर्जी नहीं अब्सॉर्ब करेगा। उसका पता है कारण क्या है बेटा, एक साइकिल होती है पॉजिटिव साइकिल जिसमें चार्जिंग होगी और एक में डिस्चार्जिंग होगी, तो किसी प्रकार से कोई एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाता है बेटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है बच्चों। एक ऐसी सोर्स है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रखा है आपको वोल्टेज यहाँ पे कितना दे रखा है बेटा, तो V इक्वल टू 200 √2 साइन 100t, ये वोल्टेज आपको दे रखा है, ठीक है। कैपेसिटर से कनेक्टेड है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड सामने वाले ने बोल रखा है। RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट चाहिए, ठीक है बेटा, निकाल लेंगे। हम जानते हैं IRMS इज इक्वल टू होता है क्या बेटा, VRMS डिवाइडेड बाय XC के बराबर। वापिस से बस यहाँ पे सामने फॉर्मूला लगाना है। अब आप एक बात देखिए, ये तो V0 होता है, 200 √2 को मैंने √2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय XC को लिख सकता हूँ 1/ओमेगा C। ओमेगा कितना है बच्चा, तो 100 है, तो 100 इंटू C कितना है बच्चा, तो 1 माइक्रोफेरेड मतलब 10 की पावर -6। अब √2 से √2 क्या हो जाएगा बच्चा, कैंसिल। यहाँ देखिए 2 0, यानी कि कुल मिला के 10 की पावर यहाँ पे कितना हो गया -2, यानी कि हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे, 1 0 और मल्टीप्लाई कर लें तो 20 मिली एम्पेयर विल बी द फाइनल आंसर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस केस में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप डायरेक्ट पूछा है IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय Z, और Z की जगह XC आएगा बिकॉज प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। कैपेसिटर C है जिसका रिएक्टेंस X है, कैपेसिटेंस एंड द फ्रीक्वेंसी बिकम डबल देन रिएक्टेंस विल बी। देखिए बेटा सामने वाले ने क्या बोला है कि कोई कैपेसिटर है, उसका जो रिएक्टेंस है XC है, हम जानते हैं XC इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा C। अब ये बोल रहा है सामने वाला कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी बिकम डबल, मतलब इसको दोनों को डबल कर रहा है, इन दोनों को क्या कर रहा है बच्चा सामने वाला, डबल। तो आप एक बात देखिए, अगर C डबल कर दिया और फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो जो इस XC है वो कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा बेटा। नया वाला कितना हो जाएगा बच्चा, पहले वाले के 1/4 टाइम्स हो जाएगा।
तो यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद एक और, एसी वोल्टेज टू दी सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए बात कर रहे हैं हम, एसी वोल्टेज के लिए। आप एक बात देखना कि एक एल है, एक सी है और एक आर है, ये तीनों को सीरीज में जोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी इससे रिलेटेड बता देता हूं। इस प्रकार से अगर एसी वोल्टेज से कनेक्टेड है, इंडक्टर होता है एल, कैपेसिटर होता है सी, रसिस्टर होता है यहाँ पर आर। आपको बता दूं यहाँ पर अगर पोटेंशियल V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, क्या पोटेंशियल होता है बेटा? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस प्रकार के केसेस को अपन फेजर डायग्राम से देखते हैं। इस प्रकार देखते हैं बेटा, सपोज कीजिए इधर अगर VR हुआ, ठीक है, सपोज कीजिए इधर VL हुआ, तो इधर क्या होएगा बेटा? VC होगा। इसका कारण ये है, देखिए कि जिधर VR होगा उधर I होगा, I सपोज कीजिए इधर होगा, जो भी होता है, ठीक है। अच्छा, VL कितना लीड करता है? तो π/2 लीड करता है, और VC कितना लैग करता है? तो π/2 लैग करता है, इसलिए मैंने पीछे बना दिया। अब आप एक बात देखिएगा बेटा, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट इधर आएगा VL माइनस VC, ठीक है, और VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट आएगा बेटा इधर की तरफ, और वो कितना होगा बेटा? तो वो V होगा, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। डायरेक्ट इसको बस आप V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख लीजिए। तो ऐसे केस में आप एक बात देखिए कि अगर इन दोनों के बीच का एंगल अगर फाई है, तो करंट के लिए इक्वेशन कितनी हो जाएगी? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, पीछे जा रहा है इसलिए -φ, यहाँ पे क्या आ गया बच्चा? -φ आ गया। अच्छा, आप एक बात देखिएगा, tan φ की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? तो tan φ की परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा? VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR, ठीक है। tan φ को कितना लिख सकता हूं बेटा मैं? तो XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। ये क्या हो गया बच्चा? tan φ हो गया। यहां पर याद रखिएगा फाई, ठीक है ना, फेज एंगल। एक और बात यहां पे ध्यान रखिएगा बेटा, इसका जो है एक इंपीडेंस होता है, नेट रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू कितनी होती है? XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कितनी होती है बेटा? XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब आप एक बात देखिएगा, सामने वाले ने प्रॉब्लम में क्या बोला है? किसी LCR सर्किट के अंदर, किसी LCR सर्किट के अंदर अगर हम L को रिमूव कर देते हैं, L को रिमूव कर देते हैं, तो फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच का π/3 बचता है। मतलब LCR सर्किट में अगर L को रिमूव कर दिया तो डेफिनेटली C बचा और R बचा। तो बेटा ऐसे केस के लिए आप एक बात देखना, क्या बैठेगा? tan φ इज इक्वल टू XC डिवाइडेड बाय R हो जाएगा, ठीक है। फाई की वैल्यू कितनी बेटा? π/3, π/3 मतलब कितना बेटा? 60 डिग्री, ठीक है। फिर आगे बोला है, इफ इंस्टेड C इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट, मतलब पहले हमने L को रिमूव किया, अगर आप हम C को रिमूव कर देते हैं तो फेज एंगल जो है कितना बैठता है बेटा? करंट और वोल्टेज के बीच का π/3 बैठता है। अगेन मतलब tan 60 डिग्री अगेन इज इक्वल टू XL डिवाइडेड बाय R, क्योंकि अब तो C को रिमूव किया है बेटा, ठीक है। अब आप एक बात देखिए, जब आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, और XL बराबर क्या बच जाएगा? XC। और एक बात बता देता हूं बेटा मैं, जब XL XC के बराबर हो जाता है तो ये कंडीशन होती है फॉर रेजोनेंस। काय के लिए बेटा? रेजोनेंस के लिए। मतलब सर्किट बेस्ट तरीके से काम करता है, और यहां से फ्रीक्वेंसी निकल के आती है 1/√LC, ठीक है। तो पावर फैक्टर क्या होगा? तो देखिए बेटा, XL XC के बराबर हो गया। पावर फैक्टर क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं बेटा। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है एक और, पावर फैक्टर का फॉर्मूला देखिए, पावर एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है बच्चा VRMS IRMS cos φ, ठीक है। और इस cos φ को ही हम पावर फैक्टर बोलते हैं, और cos φ होता है बेटा R डिवाइडेड बाय Z। मैंने यहीं पर आपको पावर भी बता दिया है बच्चों, क्या होता है पावर AC के अंदर? VRMS IRMS cos φ, और इस cos φ को हम पावर फैक्टर बोलते हैं, जो कि R/Z होता है। अब आप एक बात देखिएगा, इस सिचुएशन के अंदर XL किसके बराबर हो चुका है? XC के। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, मतलब Z R के बराबर हो जाएगा। तो इस वाली सिचुएशन में देखेंगे हम तो cos φ इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू भी R हो जाएगी, R से R कैंसिल हो जाएगा, cos φ की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि φ की वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी बेटा। यानी कि क्या बैठेगा बच्चा? φ की वैल्यू 0 डिग्री, cos φ की वैल्यू तो 1,
मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू 1 बैठेगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा इसको, बढ़िया प्रॉब्लम थी, नीट 2020 में आई हुई है। एक और प्रॉब्लम है आपके सामने, नीट 2019 में आई हुई है, 2019 के अंदर। एक सर्किट कनेक्टेड है एसी सोर्स से 12 वोल्ट का, जो कि देता है 2 एम्पेयर का करंट। ठीक है बेटा, द सेम सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू डीसी सोर्स ऑफ 12 वोल्ट गिव्स द करंट ऑफ 0.4 एम्पेयर, द सर्किट इज। अब आप बताइए सर्किट क्या होगा इस सिचुएशन के अंदर। क्या बोला है बच्चों, आप एक बात देखिएगा, यहां पर कोई सर्किट है एसी सोर्स का, जो कि किस तरीके से कनेक्टेड है बच्चों, 12 वोल्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको करंट देता है कितना बेटा, 0.2 एम्पेयर का। ठीक है, आप एक बात देखना, हम तो जानते हैं V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, या आई जेड, जेड कर दीजिए आप। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 12 डिवाइडेड बाय 0.2 कर देंगे हम इसको, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सेम सर्किट को कनेक्ट कर दिया डीसी से, तो एक बात बता देता हूं, जब डीसी से कनेक्ट कर देंगे ना हम, तो सिर्फ आर काम करेगा, मतलब सिर्फ रसिस्टर काम करेगा बेटा। कौन काम करेगा, रसिस्टर। तो ऐसे केस के अंदर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, जब सिर्फ रसिस्टर काम करेगा डीसी में, तो V बाय आई के बराबर। V कितना है बेटा इस केस में, 12। आई कितना है इस केस में बेटा, इस केस में व्हेन कनेक्टेड टू दिस, तो उस केस में आई है बेटा 0.4। सॉल्व करेंगे जब हम इसको, तो कितना आएगा बेटा, 30। सॉल्व करेंगे हम बच्चों इसको, तो कितना आएगा इससे, 30। अब आप देखिए रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई है, 30 आ चुकी है। ठीक है, और Z कितना है बेटा, 60 है। अब आप एक बात देखिएगा, ऐसी सिचुएशन के अंदर रसिस्टर से ज्यादा है Z, रसिस्टर से क्या है बेटा, ज्यादा है Z। इसका मतलब क्या होगा, आप बताइए। देखिए बेटा, आप एक बात देखिएगा, जब हम प्योर रसिस्टर बना देते हैं ना इसको, तो करंट पहले से बढ़ जाता है, करंट पहले से बढ़ जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। ठीक है, तो डेफिनेटली यहां पर स्थिति ये बैठती है बेटा कि Z जो है क्या कहते हैं, ज्यादा है, और Z की वैल्यू डेफिनेटली यहां पे आ भी कितनी रही है बेटा, 60 आ रही है। अब आप एक बात समझिएगा, सर्किट आरसी तो नहीं है। क्यों नहीं है सर्किट आरसी, क्योंकि कैपेसिटर तो आरसी सर्किट तो में तो सिर्फ एक्टिव कौन होता है, आर होता है। ठीक है, मतलब आरसी सर्किट नहीं है। अब क्या बैठ सकता है, सीरीज एलसी सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट। ठीक है बेटा, सीरीज एलसीआर सर्किट। कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन बैठ सकते हैं बच्चा यहाँ पे, सीरीज एलसी सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट और सीरीज एलसीआर सर्किट। मेरे हिसाब से सीरीज एलआर सर्किट यहां पर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा बच्चों। उसका रीजन ये रहे है कि इंडक्टर, इंडक्टर क्या कर रहा है, करंट की वैल्यू पहले से आप देख लीजिए यहां पे कम कर रहा है, कम हो रही है, बिकॉज Z बढ़ रहा है। अगली प्रॉब्लम एक और आपके सामने बेटा, नीट 2016 की एलसीआर सर्किट आपको बोल रखा है, लेकिन कौन सा एलसीआर सर्किट सबसे बेस्ट रहेगा, यहां पर सामने वाले ने ये बात करी है। तो बेटा वो वाला एलसीआर सर्किट सबसे बेस्ट रहेगा जिसका क्वालिटी फैक्टर सबसे अच्छा है, और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/R इंटू अंडर रूट ऑफ L/C। अब अपन सभी के लिए चेक करेंगे क्वालिटी फैक्टर। तो फर्स्ट के लिए क्वालिटी फैक्टर कितना बन रहा है, 1/20 इंटू अंडर रूट ऑफ 1.5 डिवाइडेड बाय 35। दूसरे के लिए क्वालिटी फैक्टर कितना बन रहा है बेटा, तो दूसरे के लिए क्वालिटी फैक्टर बन रहा है 1/25 अंडर रूट ऑफ 2.5 डिवाइडेड बाय 45। तीसरे के लिए कितना बैठ रहा है बेटा क्वालिटी फैक्टर, 1/15 अंडर रूट ऑफ 3.5 डिवाइडेड बाय 30। और चौथे के लिए कितना बैठ रहा है बेटा, चौथे के लिए बैठ रहा है 1/25 इंटू अंडर रूट ऑफ 1.5 डिवाइडेड बाय 45। अब आप एक बात देखिएगा, जिसका भी Q का वैल्यू ज्यादा आएगा फाइनली हमारा आंसर वही रहेगा। कैलकुलेशन आप यहां पे देख लीजिएगा, फाइनल वही आंसर है, कंफर्म है। एक और प्रॉब्लम है 2015 की। एक सीरीज आरसी सर्किट है जो कि कनेक्टेड है अल्टरनेटिंग सोर्स से। दो सिचुएशन दे रखी है, एक बार कैपेसिटर में एयर फील्ड है, एक बार कैपेसिटर में माइका फील्ड है। ठीक है, द करंट आई एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज। हमने वाले ने क्या बोला है बेटा, द करंट आई एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज। तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, पहले के कंपैरिजन में बाद में कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, और अगर पहले के कंपैरिजन में
बाद में कैपेसिटेंस बढ़ गया है तो करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ जाएगा मतलब वोल्टेज कम हो जाएगा, और वोल्टेज कम हो जाएगा, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट बैठ जाएगा बच्चों। एक और प्रॉब्लम है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द रेसिस्टर आर, इंडक्टर एल सीरीज के अंदर है, आर इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, आर इक्वल टू बोथ 3 ओम, द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज इन द करंट इन द सर्किट इज। आपसे फेज डिफरेंस के बारे में बात करिए बेटा, ठीक है। एलआर सर्किट है सीरीज के अंदर, ठीक है। इफ आर इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, आर बोथ इक्वल टू 3, मतलब आर भी 3 है और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 3 है, मतलब यहां पर आपसे बोल रखा है कि आर भी 3 है और एक्सएल भी 3 ओम है, ठीक है। फेज डिफरेंस चाहिए वोल्टेज और उस करंट के बीच में। हम जानते हैं टेन फाई से सोच लीजिए आप, या फिर एक काम कीजिए कोस फाई से सोच लीजिए, ठीक है ना। कोस फाई से भी सोच सकते हैं आप। कोस फाई इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, आर बाय जेड, आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर कर सकता हूँ गिवन सर्किट में, बिकॉज एलआर सर्किट है बेटा। अब ऊपर 3 आ गया, नीचे कितना हुआ बेटा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे से 3 कॉमन आ जाएगा, √2 बचेगा, यानी कि ये करेंगे तो 1/√2 आएगा। अब कोस फाई की वैल्यू 1/√2 आ रही है, इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 45 डिग्री। फाई विल बी 45 डिग्री, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा। एक और प्रॉब्लम है 2011 के अंदर ईवीएम मेंस में, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 30 ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 20 ओम है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है बेटा। अगर कोई ऐसी सोर्स है 1200 का और 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कनेक्ट कर देते हैं उसी कॉइल से, तो करंट अब क्या हो जाएगा। मतलब आप देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी 20 ओम दे रखी है इतनी फ्रीक्वेंसी पर, और सेम सर्किट बोला है, ठीक है, ऑफ 1200 वोल्ट, ठीक है बेटा। अब जो है क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पहले के कंपैरिजन में सामने वाला डबल कर देता है। एक बात बता देता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर एक्सएल और एक्सी में चेंज आता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एक्सएल बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एक्सी घटता है, बट आर में कोई चेंज नहीं आता है। पहले आर था 30 ओम, बाद में भी आर रहेगा 30 ओम, लेकिन बाद में फ्रीक्वेंसी आपको देखिए डबल कर दी, तो डेफिनेटली बाद में एक्सएल भी डबल हो जाएगा। मतलब पहले एक्सएल 20 था तो बाद में एक्सएल कितना हो जाएगा बेटा, 40 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बाद का एक्सएल डैश लिखा 40, रेसिस्टेंस कितना है बेटा 30, तो डेफिनेटली दोनों से जेड आ जाएगा कितना, यहाँ पे एक्सएल डैश का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 50, ठीक है। अब इसके बाद आपसे क्या बोला है बेटा, करंट के बारे में बात करिए। हम जानते हैं करंट किसके बराबर होता है, V बाय जेड के बराबर होता है, ठीक है। V कितना दे रखा है बेटा, यहां पर आप देखिएगा V दे रखा है बेटा 200 वोल्ट, डिवाइडेड बाय 50 कर दिया बेटा मैंने, 0 से 0 कैंसिल हो गया, सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है बेटा 4 एम्पेयर, यानी कि 4 एम्पेयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों। एक और आप देखिएगा यहाँ पर एलसीआर सर्किट सीरीज के अंदर दे रखा है आपको, V1 इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L, V2 इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C एंड V3 इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R, ठीक है बेटा। अब सामने वाले ने क्या बोल रखा है कि इस गिवन सर्किट के अंदर अगर V1 और V2 दोनों 300 वोल्ट के बराबर हो जाते हैं, क्या बोला है बेटा, V1 और V2 दोनों 300 वोल्ट के बराबर हो जाते हैं, तो V3 की वैल्यू क्या होगी। तो V3 की वैल्यू क्या होगी बेटा, V1 और V2 पोटेंशियल ड्रॉप तभी बराबर हो सकते हैं जब सर्किट के अंदर क्या आ रहा होगा बेटा, रेजोनेंस आ रहा होगा। ये बता देता हूं मैं, VLVC के बराबर तभी आता है एट रेजोनेंस, और ऐसे केस में पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप होता है अक्रॉस आर। किसके अक्रॉस होता है बेटा, आर के अक्रॉस, ठीक है। तो रीडिंग वोल्टोमीटर V3 की कैसे निकालेंगे अपन इस सिचुएशन के अंदर, बेटा इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, जो वोल्टेज रहेगा 220, अब वो पूरा का पूरा आर पर ही गिरेगा, मतलब 220 हमारा आंसर होगा। बी भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है। अब करंट क्या रहेगा, तो बेटा करंट अपन यहां से निकाल लेंगे, आई इज इक्वल टू क्या जानते हैं बेटा, V बाय जेड, ठीक है। V कितना दे रखा है बच्चा यहां पर सामने वाले ने, मेन वोल्टेज, तो 220 डिवाइडेड बाय जेड कितना है, तो जेड आर के बराबर हो जाएगा, बिकॉज एक्सएल और एक्सी आपस में कैंसिल हो जाएगा रेजोनेंस में, तो यानी कि ये 100 सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा 2.2 एम्पेयर, यानी कि करंट 2.2 एम्पेयर, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर बैठ जाएगा हमारा।
एक और 2007 के अंदर ये वाली प्रॉब्लम आई हुई है बेटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल फॉर विच द करंट इज मैक्सिमम इन एलसीआर सर्किट। एल की क्या वैल्यू रहेगी जिससे कि एलसीआर सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम हो। सामने वाले ने क्या बात बोली है बेटा आप लोगों से, यहां पे देखिएगा, एल की क्या वैल्यू रहेगी जिससे कि एलसीआर सर्किट में आई मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, सी आपको दे रखा है बेटा, आई मैक्सिमम तब होता है जब जेड मिनिमम हो जाता है, और ऐसा तभी होता है जब सर्किट में रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस के समय बेटा एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है, एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है, एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है, मतलब ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी। अब सामने वाला आपसे किसकी बात वैल्यू पूछ रहा है बेटा, एल की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एल निकाल लेंगे 1 स्क्वायर इंटू सी के बराबर। 1 ओमेगा कितना दे रखा है बेटा 10⁻3, इसको करेंगे तो स्क्वायर 10⁻6। सी कितना दे रखा है बेटा 10 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 0.1 हेनरी आएगा। ये किसका वैल्यू हो गया बेटा एल का, और ये एल का वैल्यू हो गया मतलब 10.1 हेनरी। कितना बच्चा 0.1 हेनरी। 0.1 हेनरी को मैं क्या भी लिख सकता हूं बच्चा, देखो इस प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है तो मैं 100 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई कर लूं तो 100 हो गया, 100 मिली हेनरी। यानी कि यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार की कैलकुलेशन भी आपको आखिरी वाले पार्ट में करनी पड़ सकती है बच्चों। एक और प्रॉब्लम 2005 के अंदर है, एलसीआर सीरीज के अंदर है। देखिए बेटा इस पूरे पार्ट से एलसीआर सीरीज में ज्यादा प्रॉब्लम पूछी हुई है। ठीक है, नोटिस करना आप इस बात को। अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, करंट लीड करता है वोल्टेज को 45 डिग्री से। जब फेज एंगल 45 डिग्री दे दिया है, हमारे दिमाग में तुरंत थॉट आता है बेटा tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, अब सामने वाले ने क्या बोला है, यहां पर करंट लीड करता है वोल्टेज को फेज एंगल 45 डिग्री से। मैंने यहां पर 45 डिग्री रख दिया। जैसे ही मैं इसको 1045 डिग्री रखूंगा बेटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। मैंने इसको 1 के बराबर कर दिया, मतलब एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू आर हो जाएगा। एक्सएल ओमेगा एल हो गया, एक्सएल कितना हो गया बच्चा इस सिचुएशन के अंदर ओमेगा एल के बराबर, एक्सी 1 सी के बराबर, और ये आर के बराबर हो जाएगा बच्चा। अब अगली स्टेप पे सामने वाला आपसे सी की वैल्यू चाहता है, हम क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे। ओमेगा एल माइनस आर इज इक्वल टू 1 सी। अगली स्टेप में सी इधर आएगा 1 इंटू ओमेगा एल माइनस आर। ओमेगा को कितना लिख सकता हूं बेटा मैं यहां पर 2 पाई एफ के बराबर, तो 2 पाई एफ के बराबर ओमेगा एल मतलब 2 पाई एफ एल के बराबर माइनस आर। माइनस ही बैठ रहा है ना बच्चों, देख लीजिए आप यहां पर। ठीक है ना। अच्छा एक बात और समझिए, करंट लीड दी वोल्टेज बाय फेज एंगल। बेटा समझिएगा, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से फेज एंगल π/2। ऐसे केसेस के अंदर एक बात समझिएगा बेटा, एक्सी माइनस एक्सएल होता है। ये बात कंफर्म रखिएगा, क्या होता है बच्चा, एक्सी माइनस एक्सएल होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें पूरे में आगे माइनस लगा देते हैं। और अगर इस पूरे में अगर हम आगे माइनस लगा देंगे ना, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा पता है तुम्हारे को, प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, और यहां पर भी प्लस आएगा, और एक आर आ जाएगा। यानी कि ऐसे केस में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा बेटा, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को फेज एंगल 45 डिग्री से, तो ऐसे केस में कैपेसिटेंस का ज्यादा नेचर होता है, तो एक्सी माइनस एक्सएल करते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या किसके बराबर होता है, तो बेटा अपन जानते हैं क्वालिटी फैक्टर ओमेगा इंटू एल बाय आर के बराबर होता है। ठीक है बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताना कि ओमेगा इंटू एल बाय आर तो हो गया यहाँ पर सही। ठीक है, फिर एक और किसके बराबर, और भी किसी के बराबर हो सकता है क्या, तो ओमेगा एल को लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी, तो ये इसके बराबर भी, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे बेटा। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। एक और प्रॉब्लम है 1994 में, एलसीआर सर्किट दे रखा है आपको, यहाँ पर एसी करंट उसमें पास करवा रहा है एट रेजोनेंस। फेज डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इज, कितना होता है बेटा फेज डिफरेंस अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में रेजोनेंस में फेज डिफरेंस होता है बेटा 180 डिग्री का। कितना होता है 180 डिग्री का। यानी कि डायरेक्ट यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करोगे और आप आगे बढ़ोगे। पावर इन एसी तो हम जानते हैं बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया,
पावर इन एसी क्या होता है, एवरेज पावर का फॉर्मूला बेटा वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। कोस फाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आर बाय जेड के बराबर। ठीक है, वी आर एम एस को लिखता हूं मैं वी नोट बाय रूट टू, आई आर एम एस को क्या लिख सकता हूं, आई नोट बाय रूट टू इंटू कोस फाई के बराबर। अगली स्टेप में वी नोट आई नोट डिवाइडेड बाई टू इंटू कोस फाई के बराबर। दिस इज व्हाट, एवरेज पावर। ये क्या चीज होती है बेटा, एवरेज पावर होती है। ठीक है, अब आप एक बात देखना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर दिस। एलसीआर सर्किट, पावर फैक्टर पूछ लिया है डायरेक्ट आपसे, मतलब कोस फाई पूछ लिया है, मतलब आर बाय जेड पूछ लिया है बेटा। मतलब क्या पूछ लिया है आपसे, आर बाय जेड। आप इसको क्या कर सकते हो, तो आप इसमें ऊपर आई मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ऊपर वी आर हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर भी कर सकते हो, ऊपर नीचे आई मल्टीप्लाई करके बेटा। अब वी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है सामने वाले ने, तो देखिए बेटा वी आर की वैल्यू दे रखी है 80 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, वी एल की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, इंडक्टर में दे रखा है 100 तो 100, कैपेसिटर में दे रखा है 40 तो 40 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना है बेटा 80 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो ये 80 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर यानी कि 100 आ जाएगा पूरा सॉल्व करेंगे तो अपन बेटा, और 100 को सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बैठेगा 0.8, तो 0.8 विल बी द पावर फैक्टर, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। An electrical circuit R, L, C and AC voltage all are in a series. L is removed from the circuit. Phase difference between voltage and current is pi by 3. If instead C is removed, the phase difference is again pi by 3. The power factor is, वो की वही प्रॉब्लम है, एक बार हम आपको बताई थी मैंने। ठीक है, ऐसे केस के अंदर क्या करते हैं अपन, तो एक बार जब हम L हटा देंगे तो XC by R इज इक्वल टू 10 फाई होगा, और जब C हटा देंगे तो XL by R इज इक्वल टू 10 फाई होगा, और एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा। और याद आ रहा हो तो कोस फाई की वैल्यू ऐसे केस के अंदर 1 आ जाती है बच्चा। पहले भी एंगल पाई बाई 3, बाद में भी एंगल पाई बाई 3, प्रॉब्लम वो करवा चुका हूँ आपको। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, आपसे एवरेज पावर की वैल्यू पूछी है। आप एक बात देखिएगा बेटा, याद करिए एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, एवरेज पावर का फॉर्मूला बताया मैंने आपको क्या बेटा, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। अब यहाँ पे पुट कीजिए आप, ये कितना है बेटा, तो 1 बाय रूट टू, आई आर एम एस कितना है बेटा, तो ये भी 1 बाय रूट टू डिवाइडेड बाय, पूरे को रूट टू से डिवाइड कर दिया। कोस फाई की वैल्यू देखिए, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री होता है बेटा वापिस से 1 बाई 2, वापिस से कितना होता है बच्चा ये 1 बाय 2। वी आर एम एस आई आर एम एस, अच्छा डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे अपन, वी नोट आई नोट पुट किया ना अपन ने, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अब देखिए रूट टू इंटू रूट टू क्या करेंगे तो कितना होगा 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 1 बाय 8। ऐसे केस के अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे कुछ भी नहीं करा मैंने, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। अच्छा, वी आर एम एस में ये क्या रखा पहले मैंने, वी नोट बाई रूट टू, आई आर एम एस आई नोट बाई रूट टू, तो रूट टू इंटू रूट टू 2 हो गया, और ये वी नोट आई नोट है बेटा। इस वाले प्रॉब्लम के अंदर क्या करेंगे हम, तो वापिस से होगा वही फॉर्मूला वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। ठीक है, एलसीआर सर्किट में ई एल आर वगैरह के टर्म फॉर्म में दे रखा है। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, आपसे पूछ लिया है पावर का, तो वापिस से मैं एवरेज पावर के लिए लिखता हूँ बेटा क्या, ई आर एम एस, ई लिख दूंगा मैं, आई आर एम एस कोस फाई। अब देखिए मेरे को कोस फाई वाले फैक्टर को हटाना है यहाँ से, तो अगली स्टेप में क्या करूंगा बेटा, मैं ई आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई को लिख दिया मैंने आर बाई जेड। अब मेरे को आरएमएस वगैरह टर्म भी हटानी है और आई वाली टर्म भी हटानी है, तो आई आरएमएस को कितना लिख दूंगा बेटा, ई बाय जेड लिख सकता हूं मैं। आई को क्या लिख सकता हूं मैं, ई बाय जेड, तो ई आर एम एस इंटू ई आर एम एस बाय जेड इंटू आर बाय जेड। तो अगली स्टेप में ई आर एम एस कितना हो गया बेटा, ये जेड है और ये भी क्या है बच्चा, जेड है। ठीक है ना, ई आर एम एस कितना हो गया बेटा, तो इसका दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, स्क्वायर हो जाएगा। मैंने दोनों का स्क्वायर कर दिया। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे अपन, एक डिवाइड में 2 भी आएगा ही सही। ई आर एम एस को कितना लिखेंगे, ई नोट बाई 2।
अच्छा ई आर एम एस के फॉर्म में रहने दो, एक काम करो इसको, अगर टू वगैरह नहीं दे रखा है तो ये ई स्क्वेयर जेड को कितना लिख सकता हूं, तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर की वैल्यू बेटा, और ऊपर क्या बच गया, एक आर बच गया। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर बैठ जाएगा। ईएमएफ दे रखा है, करंट दे रखा है आपको, एवरेज पावर सर्किट के अंदर 1 साइकिल में पूछा है, एवरेज पावर सर्किट के अंदर बेटा 1 साइकिल में पूछा है। ठीक है, वापिस यहाँ पे क्या करेंगे बेटा अपन, एवरेज पावर के लिए ई आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। ठीक है, ई आर एम एस को कितना लिख सकता हूँ, ई नोट बाई रूट टू, आई आर एम एस को कितना लिख सकता हूँ, आई नोट बाई रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि ई नोट आई नोट बाई 2 इंटू कोस फाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। एक कॉइल है जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस सामने वाले ने आपको 31 दे रखा है। ठीक है, रेसिस्टेंस सामने वाले ने इसका आपको 8 दे रखा है। इज प्लेस्ड इन द सीरीज विद द कैपेसिटी रिएक्टेंस 25। मतलब सामने वाले ने आप देखिए एक्सएल की वैल्यू 31 ओम दे रखी है, आर की वैल्यू सामने वाले ने 8 ओम दे रखी है, और एक्सी की वैल्यू सामने वाले ने 25 ओम दे रखी है। कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करते हैं अपन एसी वोल्ट से, जो कि 1110 वोल्ट है। पावर फैक्टर की वैल्यू पूछिए, हम जानते हैं कोस पाई कितना होता है बेटा, तो वापस से आर बाई जेड कर सकते हैं हम। यहाँ पे आर की वैल्यू ऊपर कितनी है बेटा, 8 पुट कर दी मैंने, जेड कितना लूंगा नीचे, तो एक्सएल माइनस एक्सी, 31 माइनस 25 यानी कि कितना होगा बेटा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 100, 100 का रूट करेंगे तो 10, यानी कि ये 10, तो ये सॉल्व करेंगे तो 0.8 आ गया बेटा। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। फॉर एलसीआर सर्किट पावर लॉस एट रेजोनेंस, रेजोनेंस में पावर लॉस क्या होता है, तो बेटा हम जानते हैं रेजोनेंस में पावर क्या होता है। देखिए बेटा एवरेज पावर वापस से क्या बोलिए, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रेजोनेंस में कोस फाई की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है, तो बस वी आर एम एस आई आर एम एस बचा बेटा। अब मैं आई आर एम एस को कितना लिख सकता हूँ, आई आर वापिस से, तो आई इंटू आई कितना हो गया, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर विल बी द आंसर। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर बेटा। 1997 में आई हुई है प्रॉब्लम, इन एन एसी सर्किट विद द फेस वोल्टेज वी एंड करंट आई पावर डिसिपेटेड इज, कितना पावर डिसिपेटेड होगा। ठीक है, फेस वोल्टेज वी दे रखा है, करंट आई दे रखा है। वापिस से हम जानते हैं क्या बेटा, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई, तो क्या वी आई होगा, कोई नहीं, जरूरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन द फेज एंगल बिटवीन वी एंड आई। सही बात बोल रहे हैं बेटा, फेज एंगल पे डिपेंड करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोई भी डाटा हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं बेटा, कोई भी वैल्यू तब बैठेगी जब कोस फाई की कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आप देखिए अभी तक जितना भी पार्ट बताया सभी में मैंने कोस फाई की कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करी है बेटा। एक और करंट की इक्वेशन आपको दे दी है, वोल्टेज की इक्वेशन दे दी है, पावर कंजम्पशन वापस से पूछ लिया है आपसे। ऐसी प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, तो बेटा वापस से पावर एवरेज पावर इज इक्वल टू क्या करेंगे, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। अब आप एक बात देखिएगा यहाँ पर कि दोनों के बीच में फेज एंगल कितना है बेटा, पाई बाई 2 का है। कितना फेज एंगल है बेटा, पाई बाई 2 का, 100 ओमेगा टी और 100 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और जब कोस पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 आएगी, और 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर आप एक बात देखिएगा, फाइनली आपके पास ऑप्शन नंबर बी 0 वोट बैठेगा बेटा। कोस फाई की वैल्यू 0 हो गई, बिकॉज फाई एंगल दोनों में फेज एंगल कितना है बेटा, पाई बाई 2 है, इस वजह से। देखिए बेटा बहुत आसान आसान सी प्रॉब्लम है। अब अगला कंसेप्ट है बेटा ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है ट्रांसफॉर्मर, तो बता देता हूं मैं आपको ट्रांसफॉर्मर करता क्या है। कोई भी डिवाइस होता तो सबसे पहले उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि वोल्टेज को रेगुलेट करता है या करंट को रेगुलेट करता है। मतलब या तो वोल्टेज को अप करेगा या वोल्टेज को डाउन करेगा। मतलब दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है बेटा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और ऐसी परिस्थिति के अंदर लो करंट को, मतलब हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है। यह बात दिमाग में रखिएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है बेटा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, स्टेप डाउन हाई वोल्टेज को, किसको बेटा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, या फिर लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट कर देगा। यह बात समझिएगा। दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं,
वोल्टेज को रेगुलेट करता है। अब एक बात समझिएगा, इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह थोड़ा सा बता देता हूं। इस प्रकार से कॉइल्स वगैरह होती है, एक दूसरे के ऊपर लपटी हुई होती है ये, ठीक है। और इधर हम कोई कॉइल लेते हैं और इस कॉइल को एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं और इस कॉइल को बोलते हैं हम प्राइमरी कॉइल। इधर कोई कॉइल होती है बेटा, इधर कोई कॉइल होती है और इस कॉइल को हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। और इधर जो है क्या कहते हैं, फाइनली लोड रेसिस्टेंस होता है, आउटपुट लेते हैं। अब क्या होता है, जब की को क्लोज करेंगे ना यहाँ पर, तो करंट जाएगा, फ्लक्स आएगा, फ्लक्स रिलेटेड टू कॉइल चेंज होगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स पास वाली कॉइल से लिंक कर जाएगा विद किस कंसेप्ट से, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट से। अब ऐसे केस में इसमें फ्लक्स में चेंज आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगा बेटा। अब क्या होता है बेटा, हम लेके चलते हैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात, जिसमें जितना फ्लक्स ये लॉस करेगा उतना ही फ्लक्स ये गेन करेगा। और फ्लक्स लॉस सेम होता है बाय प्राइमरी इज इक्वल टू फ्लक्स गेन बाय सेकेंडरी। अगर ये कंडीशन बैठ जाती है इक्वल, तो ऐसे केस में याद रखना आप एनपी बाय एनएस इज इक्वल टू वीपी बाय वीएस इज इक्वल टू आईएस बाय आईपी बैठता है। ये क्या चीज है भैया, ये देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी डिवाइड बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी इज इक्वल टू करंट इन सेकेंडरी डिवाइड बाय करंट इन प्राइमरी। ये वाली बात बैठती है बच्चों, याद रखिएगा यार, ठीक है बेटा, ये वाली बात याद रखिएगा, ठीक है। एक और एफिशिएंसी वगैरह पे आता है, तो एफिशिएंसी क्या होती है, तो पी आउटपुट डिवाइडेड बाय पी इनपुट इनटू 100। एक और एफिशिएंसी पर यहां से भी प्रॉब्लम बैठ सकती है। अब देखेंगे हम यहां पर कोई ट्रांसफॉर्मर है जिसकी एफिशिएंसी 90% है, वर्क कर रहा है इस वोल्टेज पे इतने पावर सप्लाई पर, करंट सेकेंडरी कॉइल के अंदर आपको 6 एम्पेयर का दे दिया है, वोल्टेज अक्रॉस दी सेकेंडरी कॉइल एंड करंट इन द प्राइमरी आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आपसे क्या क्या पूछा है बेटा, वोल्टेज तो सेकेंडरी का और करंट प्राइमरी का। पहले तो आप एक चीज समझिए, इसकी एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 90%। मतलब इनपुट पावर दे रहे हैं हम 3000 किलोवाट का, 3000 वोट का। ये कौन सा पावर है बेटा, पी इनपुट। तो ऐसे केस में जो पी आउटपुट बैठेगा उसकी वैल्यू होगी बेटा 2700 वोट। 90% हम निकाल लेंगे, 90% निकाल लेंगे। अब पी आउटपुट आ गया, तो पी आउटपुट इज इक्वल टू वी सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी। बोलिए बेटा, पावर इज इक्वल टू वी एस आई एस होता है, वी आई होता है बेटा। अब वोल्टेज सेकेंडरी में दे रखा है बेटा 6, तो 2700 इज इक्वल टू 6 इंटू आई सेकेंडरी। अगली स्टेप में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू आएगी 2700 डिवाइड बाय 6, यानी कि कितनी बच्चा, ये कटा 3 बार काट देंगे हम इसको तो ये 900 हो गया, और इसको 3 बार काट देंगे तो ये 2 हो गया, सॉल्व कर लेंगे तो 450 एम्पेयर आ गया बेटा। कितना आ गया बेटा, 450 एम्पेयर नहीं, 450 वोल्ट आ गया, एम्पेयर आ जाएगा ना। अरे ये सॉरी, यहाँ पे ये वी है बेटा, वोल्टेज है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये वोल्टेज है। तो कितना हो गया, 450 वोल्ट हो गया, ठीक है। वोल्टेज दे रखा है बेटा, वो करंट दे रखा है, ठीक है ना, 6 एम्पेयर क्या बेटा करंट है, तो वोल्टेज कितना आ गया अपना 440। अब इस हिसाब से बेटा आप एक बात देखिएगा, ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो सकता है। अब ऑप्शन बी और सी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे बेटा, देखिएगा ध्यान से, करंट भी निकाल लेंगे। करंट किसका पूछा है आपसे, प्राइमरी कॉइल का करंट पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां पे क्या करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा आप, दी हुई सिचुएशन में हम यहां पे क्या करते हैं बच्चा, अब प्राइमरी में आपको पावर पता है, ठीक है, प्राइमरी का वोल्टेज भी पता है, हमारा पता है कि नहीं पता है, ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी इज वर्किंग ऑन इतने वोल्ट एंड इतने सप्लाई, ऐसा बोल रखा है बेटा। तो आप एक बात देखना, 3000 इज द पावर ऑफ प्राइमरी, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी इनटू करंट ऑफ प्राइमरी, ठीक है। 3000 वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कितना है बेटा 200 एंड करंट ऑफ प्राइमरी कितना है आईपी, 00 से 00 कैंसिल, आईपी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15 एम्पेयर, आईपी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 15 एम्पेयर। मतलब यहां पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बैठ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर बैठ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। एक और प्रॉब्लम आपके सामने नीट 2013 की है, ट्रांसफॉर्मर पर ही बेस्ड है। क्या बोला है, द प्राइमरी
coil of a transformer when connected to DC battery of 10 volt draws a current of 1 milliampere। सामने वाले ने क्या बात बोली है बेटा? प्राइमरी कॉइल जो ट्रांसफॉर्मर की है, कौन सी कॉइल बच्चा? प्राइमरी कॉइल ट्रांसफॉर्मर की, वो डीसी सोर्स के साथ इतने वोल्ट का दे। देखिए बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या बोला है? प्राइमरी कॉइल ट्रांसफॉर्मर की कनेक्टेड है डीसी बैटरी से, और 10 वोल्ट की डीसी बैटरी है और इतना करंट आता है। आपको प्राइमरी और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, वोल्टेज सेकेंडरी में और करंट सेकेंडरी में पूछा है। आप एक बात देखिएगा बेटा, अगर हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बोल रखा है कि प्राइमरी कॉइल को डीसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। डीसी सोर्स पे बेटा ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करता है। ट्रांसफॉर्मर को काम करने के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला कंसेप्ट लगेगा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस तभी लग सकता है जब करंट साइनोसॉइडल हो, करंट चेंज करे, वेरी करे, पीरियोडिकली रिवर्स होए, तो डीसी करंट में ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करेगा। तो ऐसे केस में यहां पर आप देखना बेटा 0 वोल्ट और 0 करंट आएगा, मतलब ऑप्शन सी काम हो जाएगा इसका आंसर। इसका रीजन बता दूं मैं आपको बेटा, डीसी सोर्स पर ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करता है। प्रॉब्लम ध्यान से पढ़िएगा। अगली प्रॉब्लम 2010 के अंदर आई हुई है बेटा। 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई कर रखा है ट्रांसफॉर्मर को, आउटपुट वोल्टेज आपको 2 एम्पेयर का दे रखा है। ठीक है बेटा, इतना वोल्टेज है, ड्रॉन्स और करंट ऑफ 2 एम्पेयर एट इतने वोल्टेज। इफ द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 80, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, करंट इन प्राइमरी चाहिए आपको। आप एक बात देखना, आपको यहां पर आई सेकेंडरी दे रखा है 2 एम्पेयर, बी सेकेंडरी दे रखा है 440 वोल्ट। बोलो बेटा, वी सेकेंडरी भी दे रखा है, आई सेकेंडरी भी दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, पी सेकेंडरी आ गया कितना बेटा? 880 वोट। अब अगर आइडियल होता तो पी प्राइम पावर इन प्राइमरी भी यही होता, लेकिन आइडियल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या बेटा? पी इनपुट डिवाइडेड बाय पी आउटपुट इनटू 100 कर देंगे। आप एक बात देखना, एफिशिएंसी सामने वाले ने 80 दे रखी, 80 पुट कर दिया, 100 को नीचे लेके आया बेटा। पी जो है क्या कहते हैं इनपुट, अच्छा पी आउटपुट क्या होता है बेटा? ये उल्टा कर दिया मैंने यहां पर बेटा, पी आउटपुट डिवाइडेड बाय पी इनपुट इनटू 100, ठीक है, इज इक्वल टू पी आउटपुट कितना है बेटा? तो 880 डिवाइडेड बाय पी इनपुट। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आया 1 बार। सॉल्व करूंगा तो पी इनपुट की वैल्यू आ गई बेटा 1100 वोट। कितनी हो गई बेटा पी इनपुट की वैल्यू? 1100 वोट। अब आप एक बात देखिएगा यहां पर, ये तो पी इनपुट आ गया, 220 वोल्ट इनपुट इज सप्लाइड टू अ ट्रांसफॉर्मर। सामने वाला चाहता क्या है बेटा? ये देखिए, सामने वाला करंट चाह रहा है प्राइमरी में, अपने पास पावर आ गया प्राइमरी में, ठीक है। तो आप देखिएगा पावर इन प्राइमरी इज इक्वल टू करंट इन प्राइमरी इंटू वोल्टेज इंटू प्राइमरी। अब पावर इन प्राइमरी कितना है बेटा? तो 1100, करंट इन प्राइमरी एज इट इज लिख दिया, और वोल्टेज इन प्राइमरी कितना है बेटा? तो 220। 0 से 0 कैंसिल हो गया, करंट इन प्राइमरी की वैल्यू हो गई 110 डिवाइडेड बाय 22। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा बेटा वैल्यू कितनी आएगी। इसको आप 2 अलग कर दीजिए और 11 रहने दीजिए, तो ये 10 बार गया तो 5। तो करंट इन प्राइमरी आ गया बेटा कितना? 5 एम्पेयर। करंट इन प्राइमरी कितना आ गया बच्चा? 5 एम्पेयर। मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफॉर्मर की नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं 50 और 1500। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है प्राइमरी के साथ इतना, मतलब फाई इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस 4t, ठीक है, टी सेकंड में। फाई नॉट इज द कांस्टेंट। आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, कितना वोल्टेज आउटपुट देखने को मिलेगा सेकेंडरी में। आप एक बात देखिएगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और वो ईएमएफ किसका मिलेगा बेटा? तो प्राइमरी का मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा प्राइमरी का? तो 4 आ रहा है इसको डिफरेंशिएट करने पर, मतलब प्राइमरी में अपने को वोल्टेज मिल गया और अपने को सेकेंडरी में वोल्टेज चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं एनपी बाय एनएस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? वीपी बाय वीएस, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कितना है बेटा? 50। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कितना है बेटा? तो 1500। वोल्टेज इन प्राइमरी कितना है बेटा? तो 4 डिवाइड बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी। इसको कैंसिल कर, 0 से 0 गया,
5 से ये गया कितनी बार बेटा, तो 3 बार, 30 बार। वोल्टेज इन सेकेंडरी आ गया कितना बेटा, 120 वोल्ट। कितना आ गया बेटा, 120 वोल्ट। मतलब ऐसे केस के अंदर कौन सा सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 2007 में एक और प्रॉब्लम आई हुई है ट्रांसफॉर्मर पे, लाइट 100 वोल्ट है, इतने वोल्ट का लैंप पे, इतने वोल्ट मेन सप्लाई से, करंट मेन करंट इतने का है, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज अबाउट, कितनी एफिशिएंसी होगी ट्रांसफॉर्मर की, आपसे ये बात पूछिए, कितनी एफिशिएंसी होगी ट्रांसफॉर्मर की, आपसे ये बात पूछिए बेटा। ठीक है, आप एक बात देखिएगा यहां पर कि ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी किस तरीके से निकालते हैं हम, तो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी होगी बेटा पी आउटपुट डिवाइडेड बाय पी इनपुट इनटू 100। ठीक है, इतने वोल्ट का, इतने वोल्ट पर है, इतने वोल्ट की मेन सप्लाई। ठीक है बेटा, आप सामने वाले देखना 100 वोल्ट जो दे रखा है ना, इतने वोल्ट की अपने को लाइट जलानी है, मतलब ये आउटपुट पावर हो गया 100। अब इनपुट अपने को जो है पावर चाहिए, क्या चाहिए बेटा, इनपुट पावर। ठीक है बेटा, आप एक बात देखना, इतने वोल्ट की मेन सप्लाई है और मेन करंट इतना है, ठीक है 0.5 एम्पेयर है, तो आप एक बात देखना, पी इनपुट इज इक्वल टू क्या कर दोगे बेटा, वी इनपुट इनटू आई इनपुट, मतलब प्राइमरी का वी इनपुट कितना है बेटा, तो 220, और आई इनपुट कितना है बेटा, तो 1/2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110, मतलब पावर इनपुट आ गया 110 इनटू ऊपर क्या कर देंगे 100, जीरो से जीरो क्या हो गया बेटा, कैंसिल। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करूंगा तो कितनी बार जाएगा बच्चा, तो लगभग 89 समथिंग जाएगा, और 80 कितने समथिंग जाएगा बेटा, ये 9 के समथिंग जाएगा, ये मान के चलिए, 9 इंटू 10 कितना हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली 90% हो गया बेटा, 89 के आसपास बैठेगा। तो यानी कि फाइनली यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम बी करेक्ट कर देंगे इसके हिसाब से। The core of the transformer is laminated because the ratio of voltage in primary and secondary may be increased। क्या बोला है बेटा सामने वाले, जो कोर होती है ट्रांसफॉर्मर की उसको लेमिनेट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वोल्टेज और प्राइमरी और सेकेंडरी की इंक्रीज करते नहीं बेटा, याद आ रहा हो तो, इसलिए लेमिनेट करते हैं क्योंकि एडी करंट के लॉसेस से, हीट लॉसेस से अपने को बचना पड़ता है। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, देखिए बेटा सेकंड ऑप्शन है, द एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट में बी मिनिमाइज्ड, इसको कम कर सके हम एडी करंट लॉसेस को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर बेटा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला 1998 के अंदर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर 230 वोल्ट लाइन पर है, सप्लाइड कर रहा है इतना एम्पेयर का करंट, रेशो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में इतना दे रखा है, द करंट इन प्राइमरी, करंट प्राइमरी में पूछ लिया है आपसे, हम वापस से अप्लाई करेंगे बेटा वही कंसेप्ट, एनपी डिवाइडेड बाय एनएस इज इक्वल टू क्या बेटा, वीपी डिवाइडेड बाय वीएस। बोलो बेटा, एनपी डिवाइडेड बाय एनएस की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, तो 1/25 इज इक्वल टू वीपी डिवाइडेड बाय वीएस। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है बेटा, ऑपरेट ऑन 230 वोल्ट लाइन और इतने सप्लाई करें, मतलब देखिए ये जो 230 वोल्ट है ना, ये कौन सा वोल्टेज है, इनपुट या आउटपुट, तो देखिए ये वाला वोल्टेज जो है ऑपरेट्स एट इतने वोल्टेज, मतलब ये इनपुट वोल्टेज है, तो आप इससे सॉल्व करोगे तो आपको आउटपुट वोल्टेज मतलब वी सेकेंडरी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा अपने को, अपने को सामने वाले ने यहाँ पे बोला है कि प्राइमरी में करंट चाहिए, क्या चाहिए बेटा, प्राइमरी में करंट, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आईपी डिवाइडेड बाय आईएस, आईपी डिवाइडेड बाय आईएस। ठीक है, अच्छा, एंड सप्लाइज ए लोड ऑफ 2 एम्पेयर करंट, मतलब देखिए आपको आई प्राइमरी दे रखा है 2 एम्पेयर का, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट एट इतने वोल्टेज, और वी प्राइमरी दे रखा है सामने वाले ने आपको कितना बेटा, देखिए बेटा द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज, करंट प्राइमरी कॉइल में पूछ लिया गया है, आपको यहाँ पे जो है ना सप्लाई कर रहा है लोड के अंदर 2 एम्पेयर, मतलब आई सेकेंडरी दे रखा है 2 एम्पेयर का बेटा, आई सेकेंडरी दे रखा है 2 एम्पेयर का, आई सेकेंडरी दे रखा है 2 एम्पेयर का, एनपी डिवाइडेड बाय एनएस, प्राइमरी डिवाइडेड बाय सेकेंडरी 1/25, आई सेकेंडरी 2 एम्पेयर का दे रखा है, आईपी निकालना है, डिवाइड में क्या कर दूं 2 कर दूं, इसको इधर भेज दूं, आई प्राइमरी की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 25, नीचे 4 ऊपर 4, सॉल्व करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 100, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए बेटा स्टेप प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, ठीक है,
प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो डेफिनेटली ऐसे केस में वोल्टेज बढ़ता है और करंट कम होता है। ठीक है बेटा। अब यहां पर जो है सेकेंडरी के अंदर आपको करंट कितना दे रखा है बेटा, 2 एम्पेयर का, तो प्राइमरी कॉइल में डेफिनेटली करंट 2 एम्पेयर से ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे अपन ने उल्टा लिख दिया बेटा, ये अपन ने उल्टा लिख दिया। ये एनपी डिवाइड बाय एनएस इज इक्वल टू वीपी डिवाइड बाय वीएस इज इक्वल टू आईएस बाय आईपी होता है बेटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 1/25 इज इक्वल टू आई सेकेंडरी दे रखा है 2 डिवाइडेड बाय आईपी। आईपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पे से 50 एम्पेयर। 50 एम्पेयर हमारा फाइनल आंसर। याद रखिएगा बेटा ये वाला एनपी डिवाइड बाय एनएस इज इक्वल टू वीपी बाय वीएस इज इक्वल टू आईएस बाय आईपी होता है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी देर पहले लिखाया था इसके कंसेप्ट जब पढ़ाए थे मैंने आपको। यहाँ पे देख लीजिए आप, इसके कंसेप्ट जब मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे ना, तो यहाँ पे लिखा था बेटा एनपी बाय एनएस इज इक्वल टू वीपी बाय वीएस इज इक्वल टू आईएस बाय आईपी। जल्दबाजी में गलत पुट कर दिया था इसलिए आंसर ऊपर नीचे हो रहा था बेटा। चलो एक प्रॉब्लम और 1997 में आई हुई है। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर हैज 500 टन, सेकेंडरी वाइंडिंग हैज कितने टन्स बेटा, सेकेंडरी वाइंडिंग हैज 5000 टन्स। तो 500 डिवाइडेड बाय 5000 सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 1/10। प्राइमरी को कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स 20 वोल्ट से, इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। सेकेंडरी का आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, सेकेंडरी का आउटपुट वोल्टेज कितना होगा अगर प्राइमरी का इतना। एनपी बाय एनएस इज इक्वल टू हम जानते हैं बेटा वीपी बाय वीएस होता है। वीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, वीपी की वैल्यू दे रखी है 20 डिवाइडेड बाय वी सेकेंडरी अपने को निकालना है, वी सेकेंडरी निकाल, वी सेकेंडरी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 200 वोल्ट। कितना आ गया बच्चा 200 वोल्ट। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी भी हो सकता है डी भी हो सकता है। लेकिन पहले फ्रीक्वेंसी 50 थी, बाद में फ्रीक्वेंसी में बेटा कोई प्रकार से चेंज नहीं आता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और 200 वोल्ट सी होगा। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, ये बात दिमाग में रखिएगा आप लोग। एलसी सर्किट, एलआर सर्किट डीसी सोर्स के लिए, एलआर सर्किट की एक बार आप थ्योरी देख लीजिएगा बेटा आप, लेकिन मोटा मोटी तौर पे फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एलआर सर्किट में क्या होता है ना, तो एक इंडक्टर होता है, ठीक है, एक इंडक्टर होता है, एक रेसिस्टर होता है और दोनों किसी डीसी सोर्स से कनेक्टेड होते हैं। अब याद रखना एलआर सर्किट के अंदर क्या होगा, तो टी इक्वल टू 0 पर हम इंडक्टर को रिप्लेस कर देंगे एक ब्रोकन वायर से, मतलब उसमें करंट नहीं जाता है, ठीक है। और टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे मतलब ये लार्ज टाइम पर हम क्या करेंगे, इंडक्टर को रिप्लेस कर देंगे बेटा प्लेन वायर से। ऐसे रिप्लेस कर देंगे प्लेन वायर से, इस केस में प्लेन वायर से रिप्लेस कर देंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इस केस में ब्रोकन वायर से रिप्लेस कर देंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये तो इंडक्टर के लिए हुआ। कैपेसिटर सीआर सर्किट के लिए क्या होगा, तो सीआर सर्किट के लिए भी बता देता हूं मैं आपको। सीआर सर्किट में क्या होता है कि टी इक्वल टू 0 पर, कब बेटा, टी इक्वल टू 0 पर हम कैपेसिटर को रिप्लेस कर देंगे बेटा प्लेन वायर से। कैसे रिप्लेस कर देंगे, प्लेन वायर से, मतलब इस प्रकार से। और टी इक्वल टू इनफाइनाइट पर कैपेसिटर को रिप्लेस कर देंगे हम ब्रोकन वायर से। ब्रोकन उल्टा होता है बेटा, याद रखना, ब्रोकन वायर से। बस इस पे इसी कंसेप्ट से अपन प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व करेंगे। आप देखिएगा एक प्रॉब्लम आपके सामने आई हुई है नीट 2017 के अंदर। क्या बोला है सामने वाले ने, इस प्रकार से बैटरी दे दी है बेटा, इंडक्टर रसिस्टर 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 इंडक्टर और कैपेसिटर दे दिया है, सबका डाटा वगैरह दे दिया है। अब आपसे बोला है कि करंट आई थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। बैटरी से कितना करंट निकलेगा की को जस्ट क्लोज करने के बाद, की को जस्ट क्लोज करने के बाद बैटरी से कितना करंट निकलेगा। मतलब सामने वाले ने टी इक्वल टू 0 पर आपसे करंट पूछा है, टी इक्वल टू 0 पर। अब कंसेप्ट मैंने आपको बताया, टी इक्वल टू 0 पर इंडक्टर को ब्रोकन वायर से और कैपेसिटर को प्लेन वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो आप रिप्लेस कीजिए बेटा। देखिए आप इंडक्टर को ब्रोकन वायर से रिप्लेस करेंगे ना अपन, यहां पर इंडक्टर को ब्रोकन वायर से रिप्लेस कर देंगे ना, तो ये कोई काम का भी नहीं बचेगा, ठीक है। यहां पर इंडक्टर को ब्रोकन वायर से रिप्लेस कर देंगे तो ये कोई काम का नहीं बचेगा। लेकिन यहां पर प्लेन वायर से रिप्लेस कर देंगे ना, तो ये पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब ऐसे केस में देखना आप, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे बेटा, पैरेलल में। तो इन दोनों के कारण नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। अब हम देखेंगे बेटा करंट कितना होगा, तो करंट इस पूरे सर्किट के अंदर क्या होगा बेटा, E डिवाइडेड बाय R नेट। ई की वैल्यू तो E है बेटा, और पूरे सर्किट का देखिए, ये तो ब्रोकन वायर से
रिप्लेस कर दिया, टी इक्वल टू 0 पर इंडक्टर को ब्रोकन वायर से रिप्लेस कर दिया, हटा दिया इसको, इधर से इसको हटाया, लेकिन ये कैपेसिटर को काय से रिप्लेस कर दिया, प्लेन वायर से, टी इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर को प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिया। तो आप एक बात देखना, इन दोनों को का कॉम्बिनेशन पैरेलल में हो गया और पैरेलल में होने की वजह से R/2 आ गया। सॉल्व करेंगे तो 2E डिवाइडेड बाय R आएगा। अब बेटा देखेंगे अपन तो 2 EMF कितना दे रखा है सामने वाले ने, देखेंगे बेटा आप 18 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना दे रखा है सामने वाले ने, तो 9। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा 4 एम्पेयर, कितना आएगा बच्चा। अब आप ऑप्शन में देखिए एक भी 4 एम्पेयर नहीं है, तो नीट ने इसको बोनस में दिया था बेटा। बता दूं मैं आपको, नीट ने ये वाली प्रॉब्लम बोनस में दी थी क्योंकि ऑप्शन हमारे आंसर से एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, सही आंसर से एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। तो बता दूं मैं आपको, ये वाली प्रॉब्लम नीट ने बोनस में दी थी 2017 के अंदर, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा था, सही आंसर ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था। सही आंसर बेटा 4 एम्पेयर। 2004 के अंदर एक और प्रॉब्लम आई हुई है, एक कॉइल है 40 हेनरी इंडक्टेंस दे रखा है, सीरीज में रेजिस्टेंस के, तो कॉम्बिनेशन इज जॉइंट विद द टर्मिनल, दिस द टाइम कांस्टेंट विल बी। अब आप एक बात देखिएगा, इंडक्टर है जो कि सीरीज में रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है और एक बैटरी लगा रखी है यहाँ पर 2 वोल्ट की। ठीक है बेटा, इंडक्टर की वैल्यू सामने वाले ने आपको 40 हेनरी दे रखी है, एल की वैल्यू और आर की वैल्यू 8 ओम दे रखी है। आपसे टाइम कांस्टेंट पूछा है। हम जानते हैं बेटा टाइम कांस्टेंट जो होता है टो, ठीक है, टाइम कांस्टेंट टो उसकी वैल्यू होती है बेटा L/R के बराबर। एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है बेटा, सामने वाले ने एल की वैल्यू दे रखी है बेटा 40, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 8। सॉल्व करेंगे तो बेटा 5 आ रही है टाइम कांस्टेंट, 5 सेकंड, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया है बेटा 2004 के अंदर यहाँ पर नीट ने। एक और प्रॉब्लम वही LR सर्किट LCR सर्किट पे बेस्ड है बेटा, ठीक है। बताया मैंने आपको, t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर को रिप्लेस कर देंगे हम काय से बेटा, ब्रोकन वायर से, एंड कैपेसिटर को रिप्लेस कर देंगे प्लेन वायर से। एंड t इक्वल टू इनफाइनाइट पे इंडक्टर को रिप्लेस कर देंगे हम प्लेन वायर से, एंड कैपेसिटर को रिप्लेस कर देंगे ब्रोकन वायर से। अब आप एक बात देखिएगा, इस वाली प्रॉब्लम में सामने वाला बोल रहा है 1 और 2 एमीटर यहाँ पर कनेक्टेड है, की को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रेस्ड टू द कंप्लीट द सर्किट द रीडिंग विल बी, रीडिंग क्या रहेगी, रीडिंग क्या रहेगी, किसमें मैक्सिमम मिनिमम क्या कैसी क्या रहेगी बेटा रीडिंग, आप बताइए यहां पर रीडिंग क्या रहेगी। तो देखिएगा बेटा रीडिंग जस्ट क्लोज के बाद, जस्ट क्लोज के बाद जैसे ही हमने इसको क्लोज किया, इंडक्टर को ब्रोकन वायर से रिप्लेस कर देंगे, इंडक्टर को कैसे रिप्लेस कर देंगे, ब्रोकन वायर से, और कैपेसिटर को प्लेन वायर से। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप मेरी बात। इन द सर्किट गिवन इन फिगर 1 and 2 एमीटर ही इज प्रेस्ड टू द कंप्लीट द सर्किट द रीडिंग विल बी, जस्ट क्लोज के बाद आप देखिए इधर ब्रोकन वायर से, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0, I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेकंड एम्पेयर में 0, और I1 कितना हो जाएगा, जो भी होगा वो बस वही मैक्सिमम होगा। तो I1 मैक्सिमम होगा और I2 0 होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट हो गया बेटा, इस कंसेप्ट जो बताया बस वही है, ब्रोकन वायर प्लेन वायर वाला। एक और प्रॉब्लम देखिए 1995 के अंदर पूछी हुई है, सामने वाले ने बोला है कि t इक्वल टू 0 पर हम की को प्रेस कर रहे हैं बेटा, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट I इन द रसिस्टर AB। रसिस्टर AB के अंदर करंट के से रिलेटेड क्या, तो t इक्वल टू 0 पर बेटा, t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर को कैसे रिप्लेस कर देंगे हम, प्लेन वायर। वापिस रिपीट कर रहा हूं, t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर को प्लेन वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो आप एक बात देखिएगा, t इक्वल टू 0 पर I कितना हो जाएगा सर्किट में, ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे बेटा, नहीं देखिए शॉर्ट सर्किट, t इक्वल टू 0 पर ये प्लेन वायर से रिप्लेस हो जाएगा, और अगर ये प्लेन वायर से रिप्लेस हो गया बेटा t इक्वल टू 0 पर, तो इधर से जो करंट निकलेगा ना वो पूरा का पूरा घूमकर इधर आ जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय, ऐसी परिस्थिति में 2 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 2 मिली एम्पेयर करंट होगा t इक्वल टू 0 पर। तो समझे आप मेरी बात, 2 मिली एम्पेयर करंट होगा t इक्वल टू 0 पर। t इक्वल टू इनफाइनाइट पे या लार्ज टाइम पर क्या होगा, तो ये ब्रोकन वायर से रिप्लेस हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो आप 2 डिवाइडेड बाय 2000 आ जाएगा, और ऐसे केस में 1 मिली एम्पेयर आ जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शंस, आई ऑसिलेट बिटवीन 1 मिली एम्पेयर टू 2 मिली एम्पेयर, नहीं 2 से 1 तक जा रहा है, ठीक है बेटा। t इक्वल टू 0 ऑसिलेट नहीं कर रहा है बेटा, ये बात समझिएगा, ऑसिलेट का मतलब वापिस 2 1 1 2 इस तरीके, तो इस तरीके से नहीं हो रहा है। t इक्वल टू 0 पर करंट 2 मिली एम्पेयर है बेटा, t इक्वल टू 0 पर करंट 2 मिली एम्पेयर दिख रहा है आप लोगों को सभी को। एंड विथ टाइम गोज ऑन, टाइम बढ़ रहा है, समय देख लीजिए बढ़ रहा है, तो ये 1 मिली एम्पेयर पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा बेटा।
ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट वापस से पूछ लिया है सामने वाले ने एक बार सीआर सर्किट के लिए। टाइम कांस्टेंट सीआर सर्किट के लिए क्या होता है बेटा, आप लोग मुझे कमेंट्स में करके बताएंगे। ठीक है, फॉर्मूला है बेटा डायरेक्ट ये वाला। ओके, थैंक यू बेटा।